कई एएनएम तो हमारी मौत के कगार पे है, इलाज अपना नहीं करा पा रही है क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के घर है वो दुमका, उनके घर से हम आए हुए हैं, हम उन्हीं की बहन हैं। क्या रोड पे बैठना हमें अच्छा लगता है? नमस्कार, मैं श्रव उपाध्याय स्वागत करती हूँ आपका ग्लोबल मीडिया अपडेट्स में। आज हम फिर से आ चुके हैं राजभवन के समीप, जहां अनुबंधन संघ का पिछले कुछ दिनों से आमरण अनशन चालू हो चुका है। यहाँ के लोगों की स्थिति काफी गंभीर है, कुछ लोगों को अस्पताल तक ले जाया जा चुका है। आइए चलकर यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि ये लोग अपने साथियों का, अपने सहकर्मियों का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं और आगे की इनकी योजना क्या है। आइए चलकर बात करते हैं माला कुमारी जी से, वो अपने साथियों के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे। आज हमारा अनशन का 5वां दिन है और यहाँ से हमारे 4 साथी सदर अस्पताल में चले गए हैं जिनकी तबीयत काफी नाजुक हो चुकी है। और जो हमारे बीना कुमारी जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, उनका तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया है, उनको अभी ऑक्सीजन लगा हुआ है। और इतना नाजुक स्थिति होने के बाद भी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का वार्ता के लिए अभी तक नहीं आया और ना ही हमारे मांगों को माना जा रहा है। हमारे एक सूत्र मांग समायोजन को लेकर आप कुछ मुख्यमंत्री जी से कुछ अपील करना चाहिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक ही अपील करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को समायोजन कीजिए, हमारे नियमितीकरण पे काम कीजिए। हम लोगों को भी शौक नहीं है इस रास्ते में, रोड में बैठने का। हम लोग भी जाएं यहाँ से और जिस तरीके से मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, अपना सेवा 16-17 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग जाएंगे और फिर काम करेंगे। बस हमारे मांगों को भी मान लिया जाए, पूरा कर दिया। अगर मुख्यमंत्री आप लोगों की बात नहीं मानते तो ये अनिश्चितकालीन है और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है। क्योंकि हमारा मांग ये समायोजन है, हमारा मांग मान लिया जाए, हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो क्या आप लोग इस अनशन के लिए अपने लोगों का जान बिल्कुल बोल सकते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं 15,000-16,000 के नौकरी में घर नहीं चल पाता है। वह भी एक तरह से मरने का ही नौबत है, क्योंकि इतने महंगाई के तौर पे बच्चों को पढ़ाना, घर चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में भी हम लोग कहीं ना कहीं मर ही रहे हैं और यहाँ आमरण अनशन पे बैठ के भी हम लोग मर ही रहे हैं। जिंदा तो किसी भी हालत में नहीं है आज के बाद। और इन लोगों की देखरेख कैसे कर रहे हैं? देखरेख हम लोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, क्या देखरेख करेंगे, बस साथ में है, बैठे हुए हैं। आइए चलकर जानते हैं विनीता कुमारी से यहाँ के लोगों का हाल। जी बताइए। यहाँ के लोगों की हालत ये है कि आप लोग जैसा कि जान ही रहे हैं कि 16 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री का घेराव किया था ताकि वो हमसे वार्ता करें, हमसे बोले और हमारी नियमितीकरण की जो ये लड़ाई है उसकी सूचना हमने 1 माह पहले ही उनको दे दी थी। तो 1 माह पहले दे दी थी तो पहल उनको शुरू कर देना चाहिए था उस बीच में। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम बाध्य होकर इस आंदोलन की ओर उत्तीर्ण हुए और अगर इस आंदोलन की ओर हो चुके थे तो उन्हें चाहिए था कि हमसे बात करना और हमारे नियमितीकरण को करना, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। शायद वो बाहर थे और हम लोग को वापस फिर हड़ताल पे आना पड़ा। 17 से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चला और 24 से हमारा आमरण अनशन शुरू हुआ। आज 5वां दिन है। देख ही रही हैं हमारे 21 भाई बहन हैं, इसमें से 2, 3, 4 की स्थिति काफ़ी गंभीर है, जो लोग सदर हॉस्पिटल वो रांची में हैं। इसके अलावे आप ये जान लीजिए कि हम लोग जो हैं एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट जो हैं, हम लोग अंतिम व्यक्ति तक, माने लास्ट पॉइंट, अंतिम व्यक्ति तक सुदूर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा को देते हैं। HSC स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, वहाँ हमारी पदस्थापना होती है। PSC उससे बड़ी इकाई होती है, वहाँ पदस्थापित होते हैं हम। उसके बाद CSC का नंबर आता है, CSC में जो लोग होते हैं वो पदस्थापित हम ही होते हैं। उसके बाद मेडिकल कॉलेज या अस्पताल या सदर अस्पताल में भी पोस्टिंग के रूप में हम लोग कार्यरत होते हैं। तो आप बताइए कि कौन सा विंग हमारा छूटा हुआ है? कोई ऐसा विंग रहा जिसमें हम नहीं हैं? तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई कैसे नहीं है? पूरे गांव में आप किसी भी RI सेंटर में जाइए, बृहस्पतिवार, शनिवार, फ्राइडे जो वैक्सीनेशन का डे होता है, वो वैक्सीनेशन डे में आपको नहीं मिलेगा वो परिणाम, वो चीज़ जो हम लोग देते आ रहे हैं इतने सालों से। हमारी जो नियुक्ति की गई थी वो 3 शर्तों पे की गई थी। 3 बात था कि उस समय मातृ मृत्यु दर काफ़ी गंभीर अवस्था में था 2007 में, और 2007 में ही आपका शिशु मृत्यु दर भी उतनी ही गंभीर स्थिति में था, और परिवार नियोजन का जो जनसंख्या वृद्धि दर उतना ही कस के बढ़ा हुआ था।
तो इन तीनों पे लगाम लाने के लिए जब हमारे कर्मचारी उसमें सक्षम नहीं हो सके तो हमें लाया गया, एनआरएचएम को लाया गया। एनआरएचएम की बाद अब उनका लॉन्चिंग हुआ है बाद अब, और इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए किया गया है। और इस व्यवस्था को हमने सुधारा, हमने अपने एक चोटी को एक कर दिया, कई बहनों ने तो प्राणों को निछावर कर दिया। हम लोग, आप शिशु मृत्यु दर को उठाएं, मातृ मृत्यु दर को उठाएं, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, जो भी लाइजेशन है उसको उठाएं, शिशु का टीकाकरण उठाएं, प्रसव संस्थागत प्रसव को उठाएं, आप जितने भी मलेरिया, फलेरिया, वेक्टर बॉर्न डिजीज के जितने भी कार्यक्रम, कालाजार, जितना जो बेल्ट है, सब जगह हमने घुस कर काम किया। कोरोना वॉरियर्स का नाम हमें दिया जाता है। कोरोना काल में हमने ऐसी सेवा दी जहां लोग भाई भाई को छूने से डरते थे, माँ अपने बेटे को छूने से डरती थी, बोलती थी नहीं छुएंगे, आप ले जाओ। लेकिन हमने ना अपने परिवार की कदर की, ना अपने बच्चों की कदर की, ना अपने घर परिवार के बूढ़े बुजुर्गों की कदर की। हम सब कुछ छोड़कर रास्ते में आ गए। 10-10 दिन हम लोग अस्पताल में डरे रहते थे। कोरोना को लपेटना, कोरोना को छूना, उनको इलाज करना, उसमें कितनी बहनें हमारी संक्रमित हो गई, कई तो काल के गाल में समा गई, उनको कफन तक नसीब नहीं हुआ। तो आप हमें बताइए कि कौन सा 33 प्रोग्राम जो स्वास्थ्य विभाग में लॉन्च हुआ है उसमें कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो हम नहीं करते, और कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपर्पज रूप में हमें यहाँ तक कि टैब वाला मैनेजर भी बना दिया गया है। कोरोना का टीका दो, उसको अपलोड करो, उसको सारा कुछ करो, हर चीज़ हम लोग करते हैं। तो फिर हम जब अपने कर्तव्यों में पीछे नहीं हैं तो मैम आप हमें बताएं, या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, उनसे मैं विनती करना चाहती हूँ कि अधिकारों में हम क्यों पीछे रहे, जब हमारा सृजित पद है, हम टेक्निकल हैंड है, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, जितने भी हम सृजित पद हैं, हमारा पोस्ट खाली है, वैकेंट है, तो फिर हमारी नियुक्ति नियमावली भी है 2014 के आधार पे, हमें करने में क्या परेशानी है, वो करें, वो चाहें तो एक बार हमें आराम से सब मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट कर सकते हैं। हमारी इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ये 16 वर्षों से अगर कोई बोले कि 16 साल में लोग 16,000 का वेतन उठा रहा है तो ये कम शर्म की बात है। लोग यहाँ यही पोस्ट में, सेम पोस्ट में जो हमारे साथी काम करते हैं उनको 90,000, 1 लाख वेतन मिलता है। हमारा घर कैसे चलता है? कोई चूल्हा देखने जाता है? आप बोलिए, फूल बरसा देने से, थाली बजा देने से, हेलीकॉप्टर दिखला देने से क्या हमारा पेट चल जाएगा, हमारे बच्चे पड़ जाएंगे, या हम गंभीर रूप से बीमारी से ग्रस्त हैं तो हम इलाज कर लेंगे? हमको ये बताइए। कई एएनएम तो हमारी मौत के कगार पे है, इलाज अपना नहीं करा पा रही है क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रही है, घर का राशन चला रही है, कहाँ से करेगी? ये देखिए ना। और हमारे इन अनशनकारियों को देखिए, इनका क्या, इनके घर में बच्चे नहीं हैं, इनके पति नहीं है, इनका चूल्हा नहीं चौका चलेगा, इनके घर में भी सास है, हमारे घर में भी है, हम भी दुमका से आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के घर है वो दुमका, उनके घर से हम आए हुए हैं, हम उन्हीं की बहन हैं। क्या रोड पे बैठना हमें अच्छा लगता है? हमें स्वास्थ्य सेवा देना अच्छा लगता है, लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, तो आज हम क्यों बैठे? हमारी विवशता है, हमारा 16 साल का आक्रोश है। जब हमने 3 साल तक आपसे मनुहार किया, आपसे बार बार मांगा, हम मांगते रहे कि हमें नियमित कीजिए, नियमित कीजिए, नियमित कीजिए, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने हमारी पुकार क्यों नहीं सुनी? तब ना विवश हो के आज लोग आमरण अनशन पे अपने जीवन मृत्यु, आमरण अनशन मतलब क्या? जीवन मृत्यु पे लोग जब चला जाता है तो आप सोचिए कि वो कितनी गंभीर स्थिति बन जाती है। इसमें तो सरकार को खुद ब खुद पहल करते हुए हमें कैबिनेट कर देना चाहिए और हमारा नियमितकरण कर देना चाहिए। इसमें कईयों की हालत गंभीर हो चुकी है, कई बेचारे हमारे भाई जो पड़े हुए हैं, वो उनके परिवार वाले बेचैन हो रहे हैं कि एक आदमी को अगर कुछ हो जाता है तो आप समझ रहे हैं ना, उनका पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। और कई हुआ है, मेरी एक एएनएम डेथ कर गई है, उनका पूरा परिवार सड़क पे है। कई एएनएम, 50 एएनएम काल के गाल में संवारी। मैं अपने ड्यूटी पीरियड 16 साल के पीरियड में आपको बता रही हूँ अनुभव कि ऐसी एएनएम मरी हैं जिनको एक कफन तक नसीब नहीं हुआ है। वो कफन भी हमारे द्वारा दिया गया है ताकि उनको सम्मान पूर्वक हम विदा कर सकें। वो ये उनकी आत्मा जो है ऊपर जाके यह ना कर सके कि और लोगों ने तो हमें नहीं देखा, कम से कम मेरी एएनएम बहनों, मेरे लैब टेक्नीशियन भाई सारे लोग तो हमें देखा, उन्होंने तो मेरे लिए शोक संवेदना जाहिर की, उसके परिवार के साथ तो खड़े हुए। अभी मेरी एक एएनएम रेणु कुमारी मर गई, उनका परिवार बिलख बिलख के रो रहा था। हम क्या कर रहे थे? एक कफन दे रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारी व्यथा है। इस मार्मिक व्यथा को लोग अगर नहीं समझते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप बताएं। हमारी कुछ गलती है? हमारी गलती नहीं है, लेकिन इस बार जो है हमारी लड़ाई आर पार की है और डट कर है और बड़े हौसले और बुलंद के साथ। हम इतनी ठंड में, ठिठुरते ठंड में यहाँ बैठे हुए, हमारे अनशनकारी बैठे हुए हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं और हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। तब तक नहीं हारेंगे जब तक कि हमारा नियमितीकरण नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा नम्र निवेदन है और हमारे जितने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, सबसे मेरा नम्र निवेदन है
कि वो हमारी पुकार को सुने और हमारा नियमितीकरण शीघ्र से शीघ्र कैबिनेट बुला के करें। बस इतनी ही मंशा है। और मैं विनीता कुमारी, राज्य संयुक्त सचिव, सह जिला अध्यक्ष दुमका। इन लोगों की स्थिति बेहद गंभीर और भयावह है, पर सवाल यहाँ ये है कि क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री का दिल इतना कठोर है कि इनकी तरफ एक रुख भी नहीं कर सकता। मैं कैमरामैन शाइनी के साथ श्रेय उपाध्याय, ग्लोबल मीडिया अपडेट्स, धन्यवाद।